गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मोहम्मद सिंह, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आने वाले 1 घंटों में हम तमाम देश और विदेशी खबरों पर आपकी नजर ले जाएंगे, आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन इस वक्त देखते हैं 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ओखर्तिका शहर में रूसी हमले के बाद हुई तबाही का वीडियो जारी किया है। इस हमले में एक इमारत पूरी तरह से तबाह हो गई। हमले के बाद यूक्रेन की सेना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। इस इमारत में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। कीव पर रूस की बमबारी जारी है। बीती रात जोरदार धमाकों से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल उठी। वहीं यूक्रेन के खार्किव में भी भीषण गोलाबारी हुई है। रूस ने मिसाइल और ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यूक्रेन के खार्किव में भी रूस ने सुखोई 34 से हमला किया है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से गोलीबारी जारी है। लोगों की सुरक्षा के लिए खार्किव में एक स्थानीय अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड से लोगों को बॉम्ब शेल्टर में भेजा गया। शेल्टर में बच्चों के साथ महिलाओं को सुरक्षित जगह रखा गया है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि रूस की सेना लगातार यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक आ रही है। अब रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से केवल 25 किलोमीटर दूर है। कीव करीब 30 लाख लोगों की आबादी वाला शहर है। रूस यूक्रेन विवाद के बीच आखिरकार बेलारूस के गोमेल में बातचीत हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, लेकिन अब अगले दौर की वार्ता बुधवार को पोलैंड के बेलारूस बॉर्डर पर होगी। रूस के लगातार हमले के बीच यूक्रेन यूरोपीय यूनियन में शामिल हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ईयू में शामिल होने के लिए एक आवेदन पर साइन किया है। यूक्रेन की संसद ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन संकट पर बुलाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा की 11वीं आपातकालीन बैठक में सभी 193 सदस्य देशों के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। इसके बाद अगले दिन प्रस्ताव पर वोटिंग हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यूक्रेन रूस विवाद के बीच यूक्रेन के लोगों ने भी हथियार उठा लिया। यूक्रेन के गृह मंत्री ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक रूसी टैंक के सामने यूक्रेन के लोग खड़े हो गए हैं और टैंक को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। कीव पर रूस का हमला जारी है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जो उत्तरी यूक्रेन के चेनिहाइव में एक सुपरमार्केट पर गोलाबारी के बाद आग और धुएं के गुबार का है, जो सैकड़ों फीट ऊपर तक जाता दिखाई दे रहा है। फीफा ने रूस को फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। पोलैंड, स्वीडन जैसे देशों ने रूस के खिलाफ फुटबॉल मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया था। इधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भी रूसी खिलाड़ियों और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर करने की अपील की है। यूक्रेन को लेकर मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में एस जयशंकर, हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह और एनएस अजीत डोभाल शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की मदद करेगा जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और सहायता मांग रहे हैं। पीएम मोदी आज मणिपुर में वर्चुअल रैली करने वाले। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मणिपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। दूसरे चरण में 22 सीटों पर मतदान होगा। वहीं पहले चरण में 38 विधानसभा सीटों पर 78% से ज्यादा वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। छठे चरण में प्रदेश के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। इन विधानसभा सीटों में अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया शामिल हैं। आज सीएम योगी और अखिलेश यादव गोरखपुर में आमने सामने होंगे। सीएम योगी गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं, तो वहीं अखिलेश बलिया, गोरखपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तमिलनाडु में मंच से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा, प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो लोगों पर कोई और विचार थोपने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि तमिलनाडु केवल 2 शब्द नहीं बल्कि 3000 साल पुरानी एक समृद्धि है। पीएम राज्य और हमारे देश का अपमान करते हैं। बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। अमूल दूध के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। कंपनी का कहना है कि 2 रुपए का इजाफा सिर्फ 4% की वृद्धि है, जो औसत खाद्य महंगाई से बहुत कम है। आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में बम भोले के जयकारे गूंज रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उज्जैन में बाबा महाकाल की आरती के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। शिवरात्रि के मौके पर 21 लाख दिए जलाए जाएंगे।
बिहार में अब शराब पीकर पकड़े जाने पर जेल नहीं होगी, लेकिन जेल जाने से बचने के लिए पकड़े गए शख्स को शराब बेचने वालों की जानकारी देनी होगी। उत्पाद विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्ण कुमार सिंह ने जानकारी दी और कहा कि जेलों में शराबियों की बढ़ती संख्या को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड के गोड्डा में बंधन बैंक से 16 लाख रुपए की लूट हुई है। 4 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और छानबीन में जुटे हैं। अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया मोहाली पहुंच चुकी है। धर्मशाला में एक साथ टेस्ट टीम के सदस्यों ने उड़ान भरी। 4 मार्च से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट शुरू होगा। पहली बार रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत टेस्ट मैच खेलेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी थी, जिसके बाद बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कमान सौंपी है। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत 4 मार्च 2022 को न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबले से होगी। वर्ल्ड कप में आखिरी मुकाबला भारत और साउथ अफ्रीका के बीच होगा। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 6 खिताब जीते। भारतीय महिला टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना फिट होकर टीम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गई हैं। मंधाना को वर्ल्ड कप के शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए प्रैक्टिस मैच में सिर में चोट लग गई थी। भारत को 1 मार्च को वेस्टइंडीज के साथ दूसरा वार्म अप मैच खेलना है। ड्रग्स केस में जमानत मिलने के बाद पटरी पर लौट रही है आर्यन खान की जिंदगी। आर्यन ने अपने खास दोस्त जानवी कपूर, आहान शेट्टी समेत कई स्टार्स के साथ पार्टी की। आर्यन खान हाल ही में आईपीएल के प्री ऑक्शन इवेंट में नजर आए थे। टीवी पर दिखेगा विद्युत जामवाल का जोरदार एक्शन। बतौर होस्ट और डोजो मास्टर बनकर इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर शो में डेब्यू करेंगे विद्युत जामवाल। शो का पहला लुक सामने आ चुका है। दर्शकों को शो का बेसब्री से इंतजार है। और देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें आपने देख ली, लेकिन रुक करते हैं अब रूस यूक्रेन में क्या कुछ चल रहा है ये जानने और समझने के लिए। रूस और यूक्रेन में युद्ध का आज 6वां दिन है। इस बीच ऑपरेशन गंगा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को लेकर 9वीं फ्लाइट रवाना हो चुकी है। इस फ्लाइट ने रोमानिया के बुखारेस्ट से उड़ान भरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद ट्विटर पर यह जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, हमारे साथी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक कोशिशें नॉन स्टॉप जारी रहेंगी। इससे पहले 8वीं फ्लाइट हंगरी के बुडापेस्ट से रवाना हुई। 8वीं फ्लाइट से 216 भारतीय देश लौट रहे हैं। 8वीं ऑपरेशन गंगा उड़ान बुडापेस्ट से नई दिल्ली के लिए 216 भारतीय नागरिकों के साथ रवाना। सबकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हमारी कोशिशें जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस यूक्रेन की जंग का आज 6वां दिन, लेकिन इस बीच भारत सरकार वहां फंसे भारतीयों को इवैक्यूएट करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार वहां से भारतीयों को एयर इंडिया का जो विशेष विमान है ड्रीमलाइनर वो लेकर भारत पहुंच रहा है। और सरकार ने देश के 4 कैबिनेट मंत्री, बड़े मंत्रियों को भेजा है ताकि वो ऑपरेशन गंगा के जो कामकाज है उन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से देख सके और इंश्योर कर सके कि हर भारतीय सुरक्षित और सही सलामत होकर देश लौटे। इधर यूक्रेन में युद्ध की त्रासदी जारी है। आज जंग का 6वां दिन है। इस बीच वहां से 2 नए वीडियो सामने आए जिन्हें देखकर आपका कलेजा काम जाएगा। पहला वीडियो यूक्रेन के पूर्वोत्तर इलाके ओख्तिरका का है, जहां रूस के रॉकेट अटैक में रिहायशी इमारत जमींदोज हो गई। इस अटैक में कई लोग मारे गए हैं। अब यूक्रेन की रेस्क्यू टीम मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटी है। दूसरा वीडियो खाकीव का है, जहां हमले के खतरे को देखते हुए हॉस्पिटल के मटर्निटी वार्ड को बम शेल्टर के रूप में बनाया गया है। लोग वहां शिफ्ट हुए हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बम शेल्टर में नवजात बच्चों और महिलाओं को महफूज रखने के लिए वहां भेजा गया है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। रशिया के जरिए अभी भी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में जोरदार हमले जारी हैं। इस हमले में देखिए कि इमारत जमींदोज हो चुकी है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लोगों को बचाने के लिए। और दूसरी तस्वीर में एक मटर्निटी वार्ड के बेसमेंट को बनाया गया है बम शेल्टर। और इधर यूक्रेन में 6ठे दिन में युद्ध के बादल नहीं छटे हैं। रूस यूक्रेन में बातचीत के फौरन बाद एयर स्ट्राइक हुई है। इस बार टारगेट कीव के करीबी ब्रोवरी टाउन था, जहां पर रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। कीव में भी हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। शहर में लगातार सायरन बज रहे हैं। युद्ध तो लगातार जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि युद्ध विराम कब होगा, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा।
रूस के हमले से फिर दहला यूक्रेन। हमले के सायरन से सहमा कीव। युद्ध का छठा दिन, युद्ध विराम कब? कड़ी मशक्कत के बाद संवाद हुआ, लेकिन चंद पलों के बाद ही धमाकों ने पहले दौर की शांति वार्ता पर पानी फेर दिया। रात के सन्नाटे में रूस ने एक बार फिर नए टारगेट पर अटैक किया तो पूरे शहर में सनसनी मच गई। खबर आई कि रूस और यूक्रेन की बातचीत के तुरंत बाद कीव पर अटैक हुआ है। हमले की खबर पक्की निकली, लेकिन टारगेट कीव नहीं बल्कि ब्रावरी टाउन था, जहां रूस ने एयर स्ट्राइक की। ये शहर यूक्रेन की राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ है। रूस का मेन टारगेट कीव है, क्योंकि कीव पर फतह का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने रूस की मंशा को अब तक पूरा नहीं होने दिया है। कीव हर पल चौकन्ना है, 24 घंटे अलर्ट है। सुबह से लेकर शाम तक यूक्रेन के शायरन से यूक्रेन के लोग सहमे हुए हैं, तो सेना पलटवार के लिए तैयार। सायरन की आवाज कीव में यह रेड अलर्ट की वार्निंग है। अब जरा यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव का मंजर देखिए, जहां रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। दिन दहाड़े इमारतों को निशाना बनाकर रॉकेट दागे गए। इस हमले में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर है, लेकिन रूस रिहायशी इलाकों पर हमले से लगातार इनकार कर रहा है। रूस यूक्रेन पर चौतरफा हमले कर रहा है। मिलिट्री सेंटर, रोड, पावर प्लांट, अपार्टमेंट से लेकर सुपरमार्केट तक रूस के निशाने पर है। ये तस्वीर उत्तरी यूक्रेन के चेर्निहिव शहर की है, जहां एक सुपरमार्केट पर बम दागे गए तो आग के धुएं से पूरा आसमान काला पड़ गया। कार के परखच्चे उड़ गए, इमारत की एक एक ईंट बिखर गई। युद्ध की त्रासदी बयां करती ये तस्वीर उस दोनेत्स्क इलाके की है, जिसे आजाद मुल्क के तौर पर रूस ने मान्यता दी और यूक्रेन पर अटैक कर दिया। 5 दिन के युद्ध में नुकसान को लेकर रूस और यूक्रेन के अपने अपने दावे हैं। रूस का दावा है कि उसने अब तक यूक्रेन के 314 टैंक और सैन्य गाड़ियां तबाह की, 31 कमांड और कम्युनिकेशन पोस्ट बर्बाद कर दिए, 57 रॉकेट सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया, एक S-300 मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया, 8 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बर्बाद कर दिए। जबकि यूक्रेन का दावा है कि उसने अब तक रूस के 5300 सैनिकों को मार गिराया, आर्मी की 816 गाड़ियों को तबाह कर दिया, 191 टैंक उड़ा दिए, 58 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को जमींदोज कर दिया। यूक्रेन पर युद्ध थोपने का आरोप रूस पर है, लेकिन रूस का दावा है कि वो तो जंग के खतरे को खत्म करने में जुटा है। रूस ने युद्ध नहीं किया, हम तो उसे खत्म कर रहे हैं। कीव सरकार की सैन्य कार्रवाइयों से डोनबास के लोगों का विनाश 8 सालों तक चला है। 14 тысяч человек, сотни детей. इस युद्ध के दौरान 14,000 से ज्यादा लोग, सैकड़ों बच्चे मारे गए। इसे रोकना पड़ा। रूस के खिलाफ कीव के अंतहीन खतरों को रोकना जरूरी था और रूस ऐसा करेगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की उनके सामने हथियार डाल देंगे, लेकिन यूक्रेन की सेना युद्ध के मैदान में लगातार डटी है। ज़ेलेंस्की ने रूस से मुकाबले के लिए युद्ध बंदियों तक को रिहा करने का ऐलान कर दिया है। मार्शल लॉ के तहत युद्ध काल में युद्ध के अनुभव वाले यूक्रेनी बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। वो युद्ध के सबसे कड़े मुकाबले में हिस्सा लेकर अपने अपराध की भरपाई करने में सक्षम होंगे। आतंकवाद विरोधी अभियान में हिस्सा लेने वाले कुछ लोगों से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। अब रक्षा ही सबसे बड़ी कुंजी है। यूक्रेन की जमीन पर जारी जंग का मंजर बेहद डरावना है। एक एक तस्वीर तबाही की कहानी बयां कर रही है। ऐसे में अब युद्ध हर कीमत पर रुकना चाहिए, क्योंकि जंग
किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि इंसानी तबाही का सबसे विनाशकारी तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो यूक्रेन में युद्ध विराम की कोशिश लगातार जारी है। युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन में पहली बार बातचीत हुई। हालांकि फर्स्ट राउंड की बातचीत बेनतीजा निकली, लेकिन दूसरे दौर की वार्ता पर सहमति बनी। जंग रोकने की इंटरनेशनल कोशिशें भी चल रही हैं। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की मीटिंग भी जारी है। एक तरफ युद्ध विराम की कोशिश चल रही है, तो दूसरी तरफ रूस और पश्चिमी मुल्कों में जैसे ब्लेम गेम और बैन गेम चल रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्या कुछ है आने वाले दिनों में इस जंग के हालात। एक तरफ युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ बातचीत हो रही है। एक तरफ धमाकों का शोर है, दूसरी तरफ शांति बहाली पर जोर है। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच सोमवार को शांति की बड़ी पहल हुई। बेलारूस में पहली बार रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे आमने सामने बैठे और युद्ध विराम के तरीकों पर मंथन किया। पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन इस दौरान अगले दौर की बातचीत का रास्ता जरूर निकला। बातचीत की टेबल पर दोनों मुल्कों का आना ही अमन के पैरोकारों के लिए उम्मीद की पहली किरण है। लेकिन फर्स्ट राउंड फेल क्यों हो गया, इसकी वजह आपको बताएंगे। उससे पहले बातचीत के बाद दोनों देशों की पहली प्रतिक्रिया सुनिए। यूक्रेन के साथ करीब 5 घंटे तक वार्ता चली। हमने सभी पहलुओं पर विचार किया। बातचीत के दौरान कुछ बिंदुओं पर दोनों देशों का रुख एक जैसा दिखा। सबसे अहम बात यह है कि हम बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हुए। अगली बैठक आने वाले दिनों में पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर होगी। हम इस बात पर सहमत हुए हैं। तब तक दोनों पक्ष अपनी सरकारों के साथ सभी पहलुओं पर मंथन करेंगे। Украинская и российская делегация провели сегодня первый раунд переговоров. यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल ने पहले दौर की बातचीत में युद्ध विराम और दुश्मनी खत्म करने के एकमात्र मकसद पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने प्राथमिकता वाले कई विषयों को निर्धारित किया है, जिन पर कुछ फैसलों की उम्मीद है। दोनों पक्ष अपनी अपनी राजधानी लौट रहे हैं, जहां बातचीत के दौरान हुए फैसलों पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों ने जल्द से जल्द वार्ता के दूसरे दौर को आयोजित करने की संभावना पर चर्चा की है, जहां इन दोनों को व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। युद्ध विराम और अमन बहाली की पहली कोशिश नाकाम क्यों हुई, अब उसकी वजह भी आपको बताते हैं। यूक्रेन बिना शर्त रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी चाहता है, जबकि रूस चाहता है कि यूक्रेन किसी कीमत पर नाटो का सदस्य नहीं बने। यूक्रेन की दलील है कि वो संप्रभु राष्ट्र है, कि यूक्रेन अमेरिका के दबाव में न आकर खुद को गुटनिरपेक्ष देश घोषित कर दे। यूक्रेन क्रीमिया और डोनबास पर अपना पूरा अधिकार चाहता है, जबकि रूस क्रीमिया पर पहले ही कब्जा कर चुका है और अब डोनबास के डोनेस्टक और लुहांस्क को आजाद देश की मान्यता दे चुका है। पुतिन हरगिज नहीं चाहते कि यूक्रेन अमेरिका और यूरोप के पाले में जाए, लेकिन जेलेंस्की ने उन्हें झटका देते हुए यूरोपीय संघ में शामिल होने की लिखित अर्जी पर दस्तखत तक कर दिया है। यूक्रेन के इस कदम से रूस का गुस्सा और भड़क सकता है, क्योंकि समझौता तभी होगा जब दोनों देश जिद छोड़कर 2 कदम पीछे चलेंगे। इन सब के बीच यूक्रेन में युद्ध विराम की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कई बैठकों के बाद अब संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक भी चल रही है। Fighting in Ukraine must stop. It's raging across the country from air, land and sea. It must stop now. अमेरिका, यूरोप और यूएन अपने अपने तरीके से युद्ध रोकने की कोशिश में जुटे हैं। यूरोप और अमेरिका पाबंदियों के जरिए रूस पर नकेल कसना चाहते हैं, तो जवाब में अब व्लादिमीर पुतिन ने भी पाबंदी का जवाब पाबंदी से देना शुरू कर दिया है। उन्होंने पश्चिम को झूठ का बेताज बादशाह करार देते हुए
यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों की उड़ानों पर रूस के आसमान में पाबंदी लगा दी है। पाबंदियों के खेल में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बाद फीफा ने भी रूस को बैन कर दिया है। बैन गेम खेल रहे यूरोप और अमेरिका यूक्रेन के युद्ध में सीधे सीधे उतरने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से यूक्रेन के हथियारों की सप्लाई लगातार जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये, युद्ध रुकेगा कैसे, शांति लौटेगी कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने एक बार फिर शांति की वकालत की है। यूएन में हमारे स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों से जो हालिया बातचीत का जिक्र किया है और कहा है कि हर हाल में हिंसा रोकनी चाहिए, बातचीत ही विवाद का समाधान होना चाहिए। सुनिए। India is deeply concerned that the situation in Ukraine continues to deteriorate. We reiterate our call for immediate cessation of violence and an end to hostilities. All member states of the United Nations are not only obliged to follow the UN Charter, but also respect international law and territorial integrity and sovereignty of states. Peaceful settlement of disputes in accordance with these principles has been India's consistent position that has stood the test of time. As such, my government firmly believes that there is no other choice but to return to the path of diplomacy. Prime Minister Modi has advocated this strongly in his recent conversations with the leadership of the Russian Federation and Ukraine. In this regard, we welcome the commencement of direct talks between both sides. We reiterate our firm conviction that all differences and interests can only be bridged through honest, sincere and sustained dialogue. There is an urgent and pressing humanitarian situation developing in Ukraine. The international community needs to ensure free and uninterrupted humanitarian access and smooth movement of all peoples. और इस जंग के बीच कल बेलारूस में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मिले, बातचीत हुई और इस बातचीत से थोड़ी तो उम्मीद जगी है कि शायद आने वाले वक्त में यूक्रेन और रशिया के बीच जो जंग चल रही है वो थम जाए। ग्राफिक के जरिए आपको समझाता हूं कि आखिर बातचीत में क्या कुछ हुआ है। बातचीत का कल पहला राउंड था। क्रीमिया पर कब्जा छोड़ें, यह बात जेलेंस्की ने कही बैठक में, जबकि रूस की ओर से कहा गया कि क्रीमिया पर बाद में बातचीत होगी। दूसरा मसला, डोनबास से सैनिक हटाए। डोनबास वो इलाका जहां पर रशियन सैनिक हैं। जेलेंस्की ने कहा कि वहां से सैनिक रशिया हटा ले। रशिया का जवाब क्या आता है वो समझिएगा। डोनबास से सेना नहीं हटेगी। ये बातचीत का पहला दौर है जिसमें लगता नहीं कि दोनों पक्ष बातचीत के मूड में हैं। यूक्रेन संप्रभु राष्ट्र है। जेलेंस्की कहते हैं कि ये एक संप्रभु राष्ट्र, सॉवरेन कंट्री है, जबकि रशिया बोलता है कि गुट निरपेक्ष देश बन जाएं, यानी अलग अलग गुटों में बंट जाएं, अलग अलग ग्रुप्स का हिस्सा बन जाएं। उसके बाद जो अगली बात यह है और बड़ा सवाल यह भी है कि बुधवार को अब राउंड 2 की मीटिंग होनी है, लेकिन क्या राउंड 2 में कुछ मसले हल हो पाएंगे? क्योंकि कल जब बैठक शुरू हुई तो सबसे पहले जेलेंस्की ने यही कहा कि बात तब शुरू होगी जब रशिया यूक्रेन के अलग अलग इलाकों से अपने सैनिकों को वापस बुलाएगा। और इधर यूक्रेन और रूस के बीच जंग का अंत कब होगा, यह बड़ा सवाल है। रूस अब यूक्रेन से अपनी सेना को वापस कब बुलाएगा, यह भी बड़ा सवाल है। इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं और दोनों देशों के बीच भीषण जंग भी जारी है। तो दूसरी जंग भारत सरकार की है जो हिंदुस्तानियों को वहां से निकालने की है। तो तीसरी जंग है जिस पर विपक्षी दलों ने सियासत छेड़ दी है, यानी हिंदुस्तानी वहां फंसे हैं और यहां के नेता सियासत कर रहे हैं। यह रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से भारत सरकार इस वक्त धर्म संकट के बीच खड़ी है। यूक्रेन पर रूसी बम धमाकों का दौर जारी है। दुनिया भर में जंग खत्म करने का जबरदस्त प्रेशर है। भारी दबाव के बीच दुनिया के देशों ने दबाव बनाया तो रूस और यूक्रेन के बीच बैठक भी हुई। जंग खत्म करने के लिए बेलारूस में एक तरफ दोनों देशों ने बैठक की तो महज कुछ ही घंटों बाद रूसी बम धमाकों से यूक्रेन दहल उठा।
प्रक्षारण की आवाज से यूक्रेन की जनता सहम उठी। सवाल एक ही है, कब खत्म होगी मौत की जंग? रूस कब बुलाएगा अपनी सेना? रूस और यूक्रेन की पहली बैठक के बाद भी यूक्रेन धमाकों से गूंज रहा है, जो जाहिर करता है कि जंग अभी थमने वाली नहीं है। तो भारत सरकार के लिए हिंदुस्तानियों की सिर्फ वतन वापसी एक जंग की तरह है। जंग की जमीन से अपने वतन की धरती पर इनकी सिर्फ वापसी कोई आसान नहीं। बुखारेस्ट से हिंदुस्तान की धरती पर सिर्फ वापसी भारत सरकार की जीत का अगला अध्याय है। बुखारेस्ट से 219 भारतीयों को लेकर उड़ने वाला पहला विमान शनिवार की शाम मुंबई पहुंचा था। जंग के मैदान से वतन वापसी एक चुनौती। विपक्षी पार्टियां सियासी जंग में मशगूल क्यों? ये सवाल इसलिए कि भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार बैठक पर बैठक कर रही है, लगातार रणनीतियां बना रही है, युद्ध के मैदान से भारतीयों की वतन वापसी की जंग लड़ रही है। तो हमेशा की तरह सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज सरकार की तरफ से यूक्रेन सीमाओं पर मानवीय हालात से निपटने के लिए राहत आपूर्ति की पहली खेप भी भेजी जा रही है। तो उधर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ट्विटर हैंडल पर सियासी जंग में मशगूल है।